देखो मैं डायनामिक्स का एक टॉपिक है रिकॉइल वेलोसिटी, पेज 45 पे ना। ये मैं आपको करवा रहा हूँ कि ये रिकॉइल वेलोसिटी क्या होता क्या है। ठीक है बेटा, देखो रिकॉइल वेलोसिटी का सीन ये है कि व्हेनेवर एन ऑब्जेक्ट एक्सप्लोड्स इनटू टू और मोर तो पार्टिकल एग्जैक्टली ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम एक बुलेट फायर करें तो बुलेट आगे ट्रैवल करती है, गन को पीछे की तरफ एक झटका लगता है, एक फोर्स लगती है। तो रीज़न इसकी ये है कि अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड लॉ, न्यूटन का जो थर्ड लॉ है वो ये कहता है कि गन और बुलेट दोनों एक दूसरे पे फोर्स लगाएंगे। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ कि फोर्स वन किसके इक्वल होगी, फोर्स टू के। और अकॉर्डिंग टू सेकेंड लॉ ये कहता है कि फोर्स जो होती है वो चेंज इन मोमेंटम होती है। तो चेंज इन मोमेंटम आ जाएगा, यानी एक चेंज इन मोमेंटम बुलेट का आएगा, एक गन का आएगा। बुलेट और टी जो नीचे लिखा हुआ है ना, ये कॉन्टैक्ट टाइम है। सारे कॉन्टैक्ट टाइम तो बराबर होगा, दोनों का कैंसिल हो जाएगा। तो इससे हमको पता लगता है कि जितना मोमेंटम चेंज होगा बुलेट का उतना ही मोमेंटम चेंज होगा गन का। तो यहाँ से क्या बात पता लगी कि चेंज इन मोमेंटम ऑफ द बुलेट इज इक्वल्स टू चेंज इन मोमेंटम ऑफ द गन। तो यहाँ मैं इस तरह भी लिख देता हूँ कि चेंज इन momentum of the bullet is equals to change in momentum of the gun। दोनों का चेंज, अच्छा देखो दोनों का इनिशियल मोमेंटम जो है वो ज़ीरो है। चेंज इन मोमेंटम ऑफ द बुलेट का मतलब क्या होगा, बुलेट का मोमेंटम माइनस बुलेट का इनिशियल मोमेंटम। ठीक है, और गन में क्या होगा बेटा, गन का मोमेंटम माइनस गन का, मैंने इस पर डैश लगा दिया ताकि दोनों में डिफ्रेंशिएट कर सकें। तो पता लगा भाई इनिशियल मोमेंटम तो दोनों का ही ज़ीरो है क्योंकि फायर करने से पहले तो दोनों रेस्ट पे थे। तो पता ही लगा कि गन का फाइनल मोमेंटम और बुलेट का फाइनल मोमेंटम बराबर होगा। तो हम इसमें ये लिख सकते हैं कि m1v1 इज इक्वल्स टू m2v2, क्योंकि दोनों पहले से किस में थे, रेस्ट पे थे। तो जितना मोमेंटम गन का फॉरवर्ड डायरेक्शन में होगा बुलेट का उतने मोमेंटम बैकवर्ड डायरेक्शन में होगा। बुलेट का मोमेंटम अगर 100 है प्लस में तो गन का मोमेंटम होगा 100 माइनस में। ठीक है, और ये इसलिए ज़रूरी है कि अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम जितना मोमेंटम पहले था उतना ही मोमेंटम बाद में होगा। तो हम इसको एक और एंगल से भी समझा सकते हैं। अच्छा देखो बेटा, इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे ना तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि m2 अपॉन m1 इज इक्वल्स टू v1 अपॉन v2। इससे सिंपली पता लगता है कि वेलोसिटी का रेशो और गन का रेशो एक दूसरे का रेसिप्रोकल है। जिस ऑब्जेक्ट का मास ज़्यादा होगा उसकी वेलोसिटी कम होगी, जिस ऑब्जेक्ट का मास कम होगा उसकी वेलोसिटी ज़्यादा होगी। बुलेट का मास कम होता है, वेलोसिटी ज़्यादा होती है, गन का मास ज़्यादा होता है, वेलोसिटी कम होती है। तो गन जितनी हैवी होगी इसका रिकॉइल वेलोसिटी उतनी कम होगी, क्योंकि मोमेंटम बहरहाल दोनों का बराबर होना है। ठीक है बेटा, ये बात समझ आ गई। इसको हम एक और एंगल से भी देख सकते हैं, एक दूसरी एक्सप्लेनेशन भी हो सकती है। वो ये हो सकती है कि टोटल मोमेंटम बिफोर इज इक्वल टू टोटल मोमेंटम आफ्टर। हमें पता है कि अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम हम इस लॉ से भी समझा सकते हैं किसी को कि भाई अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, मैं शॉर्टकट में लिख रहा हूँ बेटा, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। टोटल मोमेंटम बिफोर क्या था, ज़ीरो, बुलेट का मोमेंटम ज़ीरो, गन का मोमेंटम ज़ीरो, दोनों ही रेस्ट पे थे। आफ्टर कोलिजन बुलेट की वेलोसिटी v1 और गन की वेलोसिटी माइनस में v2। एक फॉरवर्ड जाएगा एक बैकवर्ड जाएगा, तो एक की वेलोसिटी प्लस एक की वेलोसिटी माइनस, ये दोनों तो ज़ीरो हो गए। इसको उठा के हम इस साइड पे ले आते हैं तो क्या हो जाएगा बेटा कि m2v2 बराबर हो जाएगा m1v1 के। तो यहाँ से भी ये बात पता लगेगी कि v2 अपॉन v1 m1 अपॉन m2 के बराबर होता है। हम चाहते ये हैं कि गन का रिकॉइल कम हो, इसलिए हम अपने गन को जो है ना हाथ में पकड़ लेते हैं टाइटली, ताकि हमारे हाथ का मास भी गन के मास में ऐड हो जाएगा। गन का मास जितना ज़्यादा होगा रिकॉइल उतनी कम होगी। बड़ी गन को तो हम अपनी बॉडी से चिपका लेते हैं ताकि पूरी बॉडी का मास गन के मास के साथ ऐड हो जाए, ताकि रिकॉइल बिल्कुल कम हो। जितना कम रिकॉइल होगा निशाना उतना अच्छा लगेगा, टारगेट को हम उतना अच्छी तरह से एम कर सकते हैं। पहले हमें ये बात पता लग गई कि मास का रेशो वेलोसिटी का रेशो रेसिप्रोकल होता है। देखिए लुक एट दिस एग्जांपल, बुलेट का मास 20 है, गन का मास 2 kg है। 2 kg का मतलब 2000 ग्राम। तो नाउ यू कैन सी कि गन का मास बुलेट के मास से 100 टाइम्स ज़्यादा है।
तो फिर इसका मतलब गन की वेलोसिटी बुलेट की वेलोसिटी से 100 टाइम्स कम होगी। ऐसे सवाल रिकॉइल के हम देखते ही बता सकते हैं। एक की वेलोसिटी अगर 400 है तो दूसरे की 4 होगी सिर्फ। ठीक है, ये बात मैं लिख भी देता हूँ जो बोल रहा हूँ, डायरेक्टली शॉर्टकट एमसीक्यूज में करने के लिए। तो एमसीक्यूज के लिए बेटा आप क्या लगाओगे कि हम ये लिखोगे कि गन हैज़ 100 टाइम्स more mass, so gun has 100 times less velocity। बस सिंपल ये रूल याद रखो, जितने गुना मास ज़्यादा होगा उतने गुना वेलोसिटी कम होगी, जितने टाइम मास ज़्यादा होगा उतने टाइम वेलोसिटी कम होगी। तो हमें देख के पता लग गया कि बुलेट का, बल्कि अगर मुझे प्रॉपरली पेपर 2 में सॉल्व करना है तो मैं कैसे सॉल्व करूँगा, m1v1 इज इक्वल्स टू m2v2। m1 आ जाएगा 20, वेलोसिटी है 400, ये मैंने लिया बुलेट के लिए। गन का मास है 2000, वेलोसिटी है x। तो वी कैन सी कि 3 0 से 3 0 कट गए, तो यह आ गया आपके पास 4 मीटर पर सेकेंड, जो मैं आपको पहले बता चुका हूँ। ठीक है, तो हम इस तरह से कर सकते हैं। इसके साथ एक और बात मैं आपको बता दूं कि काइनेटिक एनर्जी का रेशो, अगर हमको ये पूछ लें कि पहले वाले ऑब्जेक्ट की काइनेटिक एनर्जी और दूसरे वाले ऑब्जेक्ट की काइनेटिक एनर्जी का रेशो क्या होगा आफ्टर में। अरे पहले तो काइनेटिक एनर्जी थी नहीं ना, हमें पता है बिफोर में, तो हमें पता है कि टोटल काइनेटिक एनर्जी कितनी थी, 0। आफ्टर में कितनी होगी, तो आफ्टर में काइनेटिक एनर्जी होगी हाफ m v1 का स्क्वायर, और दूसरे वाले की कितनी होगी, हाफ m v2 का स्क्वायर। तो हम चाहें तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि हाफ m1v1 क्योंकि v1 पे स्क्वायर है, और दूसरे वाले को हम लिख सकते हैं हाफ m2v2। तो ये जो m1v1 और m2v2 है ना, ये बेसिकली मोमेंटम है, मोमेंटम। तो ये मोमेंटम तो कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि पिछली हम प्रूव कर कर आए हैं कि m1v1 किसके बराबर होता है, m2v2 के। जितना मोमेंटम बुलेट का होता है उतने मोमेंटम गन का होता है। हाफ से भी हाफ कट गया, तो पता ये लगा सिंप्लीफाइड फॉर्म में कि कभी भी अगर काइनेटिक एनर्जी निकालनी है रिकॉइल के केस में, तो काइनेटिक एनर्जी का रेशो वेलोसिटी के रेशो के बराबर होता है, और वेलोसिटी का रेशो मास के रेशो के रेसिप्रोकल होता है। ठीक है, ये उसूल याद रखना है हमको, क्योंकि मास गिवन होता है तो हम मास से निकाल सकते हैं। यानी कि जिसकी काइनेटिक एनर्जी ऊपर लिखी है, अच्छा मैंने उल्टा लिख दिया बेटा, काइनेटिक एनर्जी 1 है ना, तो यहाँ पे 1 आएगा और यहाँ पे v2 आएगा, तो मास कहाँ पर आएगा, m2/m1। तो जिसकी काइनेटिक एनर्जी ऊपर लिखी है उसका मास नीचे आएगा, जिसकी काइनेटिक एनर्जी लिखी है उसका मास ऊपर आएगा, क्योंकि हमको मास गिवन होगा। तो दिस इज द रूल। तो हमें पता है कि गन का मास, अगर गन का मास 100 टाइम्स ज़्यादा है तो गन की काइनेटिक एनर्जी 100 टाइम्स कम होगी। ठीक है, तो यहाँ पे मैं एक और पॉइंट ऐड कर रहा हूँ बेटा, सो गन हैज़ 100 टाइम्स लेस काइनेटिक एनर्जी। यानी अगर आपसे फॉर एग्जांपल पार्ट बी में ये पूछ लेते कि आप ये बताओ कि यार काइनेटिक एनर्जी ऑफ बुलेट रेशो काइनेटिक एनर्जी ऑफ द गन, तो आप कैसे निकालेंगे। तो हम बुलेट का मास नीचे लिखेंगे जो कि है कितना, 20 ग्राम, और गन का मास ऊपर लिखेंगे। यूनिट एक ही लिखना है, जो भी लिखो, यूनिट तो वैसे कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, 100:1। तो सिंपली ये कि बुलेट का मास 100 टाइम्स कम है, इसलिए बुलेट की काइनेटिक एनर्जी 100 टाइम्स ज़्यादा है। ओके बेटा, तो हमें ये रिकॉल का केस बड़ा सिंपल होता है, और इसके अंदर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, थर्ड लॉ सेकंड लॉ अप्लाई हो रहा है। इसीलिए अगर कोई बॉम्ब एक्सप्लोड होता है तो सारे बॉम्ब के अंदर तो बहुत सारे पार्टिकल्स होते हैं ना, बॉम्ब एक्सप्लोड होने से पहले इसका मोमेंटम क्या था, 0। अब ये बॉम्ब एक्सप्लोड हुआ, एक पार्टिकल इधर गया, एक पार्टिकल इधर गया, एक पार्टिकल इधर गया, एक पार्टिकल इधर, इतने सारे पार्टिकल इसमें से निकलें, तमाम पार्टिकल्स का मोमेंटम ऐड करेंगे तो 0 आएगा। अगर इस बॉम्ब में से फॉर एग्जांपल 100 पार्टिकल्स निकले तो इन 100 पार्टिकल्स का मोमेंटम मिला के 0 आएगा। यानी इसमें अगर कोई पार्टिकल यहाँ होगा और इसका मोमेंटम होगा 200, तो यहाँ भी एक पार्टिकल होगा जिसका मोमेंटम होगा 200। अगर कोई यहाँ पार्टिकल होगा, इसका मोमेंटम होगा 1000, तो यहाँ भी एक पार्टिकल होगा जिसका मोमेंटम होगा 1000, इसलिए टोटल मोमेंटम क्या होगा, 0। तो ये जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम है ना, ये सिर्फ 2 ऑब्जेक्ट पे अप्लाई नहीं होता, यू कैन अप्लाई दिस टू एज मैनी एज ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, तो अब आप देखो इसके अंदर जैसे ये क्वेश्चन दिए हुए आपसे, उन्होंने ये पूछा है अ बॉडी इनिशियली एट रेस्ट। इनिशियली एट रेस्ट का मतलब इनिशियल मोमेंटम कितना था इसका, 0।
एक्सप्लोड इनटू टू मासेस m1 m2। तो आपसे पूछ रहा है v1 अपॉन v2 क्या होगा, तो हमको पता लग गया कि भाई v1 अपॉन v2 m2 अपॉन m1 के बराबर होता है, इसलिए आंसर होगा b। यहाँ पे कैनन बॉल और कैनन है, कैनन का मास जो है 1000 kg है और कैनन बॉल का मास जो है वो 10 kg है। तो यू कैन सी कि कैनन का जो मास है वो 100 गुना ज़्यादा है, 100 टाइम्स ज़्यादा है। तो अगर इसकी रिकॉइल वेलोसिटी 5 है तो इसकी रिकॉइल वेलोसिटी कितनी होगी, तो सारे जिसका मास 100 टाइम कम है उसकी वेलोसिटी 100 टाइम ज़्यादा होगी। सिंपली हम ऐसे कर सकते हैं। अगर फार्मूला से करना है बेटा तो हम फार्मूला से भी कर सकते हैं। 1000 इंटू 5 इज इक्वल्स टू 10 इंटू एक्स, तो यहाँ से एक्स की वैल्यू 500 आ जाएगी। इसी तरह से यहाँ पे दोबारा सवाल रिपीट हो गया, v1 अपॉन v2 m2 अपॉन m1 के बराबर होगा। इसी तरह से ये एक सवाल है, इसमें भी एक स्टेशनरी बॉडी है। स्टेशनरी बॉडी का मतलब इसका पहले से मोमेंटम ज़ीरो था, ये एक्सप्लोड हो गई है दो में। एक की काइनेटिक एनर्जी x है, एक की काइनेटिक एनर्जी y है। तो हमें पता है कि असल में हमको ये निकालना है कि काइनेटिक एनर्जी 1 अपॉन काइनेटिक एनर्जी 2 यानी x अपॉन y। जो जिसकी काइनेटिक एनर्जी ऊपर रखी है उसका मास नीचे आएगा, तो ये कितना आएगा m, इसका मास यहाँ आएगा और इसका मास ऊपर आएगा 2m, तो आंसर हो जाएगा 2:1। इसी तरह से हमें ये दिया हुआ है 78 अ मूविंग थोरियम न्यूक्लियस TH9230 स्पॉन्टेनियसली इमिट एन अल्फा पार्टिकल। बिफोर इमिशन पहले से ये लेफ्ट साइड पे मूव कर रहा था, ठीक है, यानी पहले से मोमेंटम ज़ीरो नहीं था इसका, इसलिए इसका मोमेंटम और इसका मोमेंटम इक्वल नहीं होगा। ऐसा नहीं होगा कि इसका अगर प्लस में 100 है तो इसका माइनस में 100 होगा, फिर तो ज़ीरो हो जाएगा। ये बात हमें पता है कि पहले से मोमेंटम लेफ़्ट में था। मिसाल के तौर पे पहले से मोमेंटम कितना था, माइनस में 100। तो आफ्टर कोलिजन ऐसा होना चाहिए कि ये अगर माइनस में 500 है तो ये 400 है, दोनों का मिला के 100 ही आएगा माइनस में, क्योंकि अकॉर्डिंग टू द लॉ जितना मोमेंटम एक्सप्लोजन से पहले होता है एक्सप्लोजन के बाद भी उतना ही होता है। तो ये वो सवाल है कि जिसमें ऑब्जेक्ट पहले से मूव कर रहा है लेफ़्ट पे, तो मैंने इसे समझाने के लिए ले लिया कि इसके पास पहले से मोमेंटम अगर 100 है लेफ़्ट की तरफ, तो आफ्टर में भी मोमेंटम दोनों का मिला के 100 होगा लेफ़्ट की तरफ, ठीक है। तो अब आपसे पूछ रहा है विच स्टेटमेंट इज़ करेक्ट, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल इक्वल्स काइनेटिक एनर्जी ऑफ रेडियम। गलत है, ये दोनों की काइनेटिक एनर्जी बराबर तो नहीं हो सकती। तो मोमेंटम अल्फा पार्टिकल इक्वल टू मोमेंटम ऑफ रेडियम, मोमेंटम इक्वल नहीं होगा, 500 माइनस 500 वरना तो ज़ीरो हो जाएगा। तो टोटल मोमेंटम बिफोर द एमिशन इक्वल टू टोटल मोमेंटम आफ्टर। ये बात तो बिल्कुल सही है, ये हमेशा एप्लीकेबल होती है, तो दिस इज़ द राइट आंसर, ठीक है बेटा। तो ये आपको मैंने रिकॉइल के कुछ क्वेश्चंस भी करा दिए हैं, कुछ क्वेश्चन स्ट्रक्चर्ड में भी हैं इसके, तो वो भी हम कर लेंगे। रिकॉइल के स्ट्रक्चर का मैं आपको एक सवाल करवा देता हूँ। रिकॉइल में रिकॉइल का जो स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चन है वो आई रिमेंबर कि वी हैव वन क्वेश्चन ऑफ रिकॉइल एंड स्ट्रक्चर्ड। लुक एट दिस क्वेश्चन बेटा, क्वेश्चन नंबर 9 है स्ट्रक्चर्ड में। अ स्टेशनरी न्यूक्लियस ऑफ मास 220 U, ये मास का यूनिट होता है, छोटे जैसे हम केजी में ग्राम में लेते हैं ना, तो ये यू में होता है छोटे पार्टिकल के लिए, न्यूक्लियाई के लिए। तो ये स्टेशनरी था, यानी इसका मोमेंटम पहले से कितना था बेटा, ज़ीरो। तो आफ्टर में भी क्या होगा, ज़ीरो। जितना मोमेंटम इसका होगा उतना ही मोमेंटम इसका होगा, ताकि आफ्टर में भी ज़ीरो। अल्फा पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी 1 है। सबसे पहले आपसे कह रहा है स्टेट द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, तो हम क्या लिखेंगे कि टोटल मोमेंटम ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट। आइसोलेटेड का मतलब ये होता है कि कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, दोनों ने एक दूसरे पे फोर्स लगाई है, इसके अलावा कोई तीसरी फोर्स नहीं है। एक्सप्लेन वाई द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ न्यूक्लियस डी एंड अल्फा पार्टिकल मस्ट बी इन द ऑपोजिट डायरेक्शन। तो हम क्या लिखेंगे बेटा, दोनों मूव करेंगे, दोनों का ऑपोजिट मूव होना इसलिए ज़रूरी है कि दोनों का मोमेंटम मिला के ज़ीरो होना चाहिए। यानी इसका मोमेंटम अगर 100 है प्लस में, तो इसका मोमेंटम हमको माइनस में 100 चाहिए, ताकि टोटल ज़ीरो हो जाए, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे कि अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, ठीक है, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, टोटल मोमेंटम आफ्टर दिस डिके
इस डिके के बाद भी रिमेन ज़ीरो। पहले भी ज़ीरो था तो बाद में भी ज़ीरो होना चाहिए, और दिस इज़ ओनली पॉसिबल व्हेन दे मूव ऑफ टुगेदर। ये आखिरी वाली लाइन ना भी लिखें तो चलेगा। इट इज़ ओनली पॉसिबल व्हेन दे मूव ऑफ। मूव ऑफ का मतलब इन ऑपोजिट डायरेक्शन। अगर ये ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करेंगे जब ही तो ज़ीरो होगा ना। हमें टोटल मोमेंटम ज़ीरो लेकर आना है। अच्छा, क्यों लाना है ज़ीरो? क्योंकि मैं पहले से बता दिया कि ये स्टेशनरी न्यूक्लियस था, इसका पहले भी मोमेंटम ज़ीरो था तो बाद में भी ज़ीरो होना चाहिए। शो दैट द इनिशियल स्पीड ऑफ अल्फ़ा पार्टिकल। अब इसके अंदर एक मसला ये आ गया है कि हमें अल्फ़ा पार्टिकल का, अरे अल्फ़ा पार्टिकल तुम लोगों ने ओ लेवल में पढ़ा होगा, अभी रेडियो एक्टिविटी में हम पढ़ेंगे। सबसे पहले तो ये समझ लो कि अल्फ़ा पार्टिकल का मास हमको दिया हुआ है 4u, और 4u इसका SI यूनिट नहीं है। ठीक है, हमें कांस्टेंट की लिस्ट में ये गिवन होता है कि जो 1u होता है वो 1.66 इंटू 10 की पावर -27 kg होता है। क्योंकि बहुत छोटे पार्टिकल होते हैं इसलिए इसका मास इस तरह से लिख देते हैं। जिस तरह हम लोग अपनी मेडिसिन के अंदर mg लिखते हैं ना, किलोग्राम में तो नहीं लिखते मास, क्योंकि हमें पता है कि हमारी जो टैबलेट है, कैप्सूल है, उसका मास बहुत कम होता है, तो हम अपनी टैबलेट्स में mg लिखते हैं। और कोई छोटा पार्टिकल होगा तो उसका मास हम माइक्रोग्राम में लिखते हैं। तो इसी तरह से जो न्यूक्लियाई होते हैं बहुत ही छोटे, उनका मास u की फॉर्म में लिखते हैं, और एक u जो होता है इतना होता है। एग्ज़ाम में ये आपको गिवन होगा। तो अल्फ़ा पार्टिकल का जो मास है वो है 4u, 4 इंटू 1.66 10 की पावर -27। तो क्या हमें पता है कि हमें मास kg में निकालना है। ठीक है, जब आप रेडियो एक्टिविटी पढ़ोगे तो आपको ये मसला नहीं आएगा, उस वक्त तक आप ये पढ़ चुके होगे। 6.64 10 की पावर -27 kg, और हमें क्या निकालनी है इसकी वेलोसिटी। तो हमें पता है कि काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है 12mv²। काइनेटिक एनर्जी हमको गिवन है, कितनी काइनेटिक एनर्जी है? 1 इंटू 10 की पावर -12। तो 1 इंटू 10 की पावर -12। मास कितना है बेटा? मास है 6.64 10 पावर -27 और वेलोसिटी का स्क्वायर। तो यहाँ से हम वेलोसिटी निकालेंगे तो 1.7 10 की पावर 7 आएगी। ठीक है बेटा, इस तरह से हमें सॉल्व करना है। उसके बाद नेक्स्ट पार्ट ये है कि हमें बताना ये है कि स्पीड ऑफ न्यूक्लियस डी कितनी होगी। यानी कि एक पार्टिकल इधर जा रहा है, एक पार्टिकल इधर जा रहा है। एक पार्टिकल का मास है 4u, एक पार्टिकल का मास है 216u। यूनिट तो हम कोई भी यूज़ कर सकते हैं ना। तो हमें पता है कि हमने ये पढ़ा है कि रिकॉइल के केस में m1v1 बराबर होता है m2v2 के। m1 जो है वो है 4u, और इसकी जो वेलोसिटी है वो है कितनी, अभी हमने निकाली है 1.7 10 की पावर 7। और जो m2 है वो है 216u, और इसकी जो वेलोसिटी है वो हमको नहीं पता। ठीक है, तो हम सबसे पहले तो देखो बेटा, u तो u कट जाएगा। ठीक है, और 4 इंटू 1.7, तो ये हमारे पास जो वेलोसिटी आ रही है ये आ रही है आपके पास 3.1 इंटू 10 की पावर 5 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, देखो बेटा, सिंपली आप ये भी समझ सकते हो कि एक का मास 4 है, एक का मास जो है वो 216 है। तो दोनों के मास में जो रेशो है वो है 56:1। कितना रेशो है? अगर हम 216 को डिवाइड कर दें 4 से तो हमें पता लगेगा 54 टाइम्स, कि इस न्यूक्लियस का मास 54 टाइम्स ज़्यादा है तो इसकी वेलोसिटी 54 टाइम्स कम होगी। तो जो अल्फ़ा पार्टिकल की वेलोसिटी है उसको 54 से डिवाइड कर दें तो ये वेलोसिटी आ जाएगी। अल्फ़ा पार्टिकल की वेलोसिटी थी 1.7, तो हम अगर इसको डिवाइड कर दें तो 3.1 10 की पावर 5 आ जाएगी। ठीक है, बाकी ये रेडियो एक्टिविटी का पार्ट है, इसको हम छोड़ दें। रेडियो एक्टिविटी पढ़ने के बाद ही आप इसको कर सकते हैं, ये पार्ट छोड़ दें। ठीक है बेटा, अपना ख्याल रखें। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में